हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग एएलपीसीबीटी 2 का बेसिक साइंस और प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सेट है, इसके झा सर द्वारा जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, उसका जो 50 क्वेश्चन है हम लोग अच्छा से सोल्व करेंगे। हम लोग 11 सेट तक देख लिए हैं दोस्तों। आज हम लोग 12वां सेट का स्टार्ट करेंगे। आज है 22 अप्रैल। आज के दिन दोस्तों रेलवे द्वारा एग्जाम सिटी को रिलीज किया गया है कि आपका किस सिटी में एग्जाम है। तो आप जरूर से जरूर देखिए और देख करके कमेंट जरूर कीजिए कि आपका एग्जाम कहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेट नंबर 12। तो सेट नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। इससे पहले वाला जो 11 सेट है आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं बारी बारी से। उसमें प्लेटफॉर्म बुक का जो पार्ट ए में 100 नंबर वाला जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, उसको भी हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। त्रुटि सूचकांक को कहा जाता है। जो त्रुटि सूचकांक है उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि सूचकांक है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कंपेरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपेरेटर। जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं उसे क्या कहते हैं? कंपेरेटर। उसको क्या कहते हैं? त्रुटि सूचकांक। त्रुटि सूचकांक क्या कहते हैं दोस्तों? तो कंपेरेटर कहते हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कहीं ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ऊर्जा संग्रह के लिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी। आपको पता होगा दोस्तों, बैटरी जो है वो क्या करता है? ऊर्जा तो संग्रह करता है। बैटरी जो है ऊर्जा संग्रह करता है। कौन सा ऊर्जा संग्रह करता है? तो रासायनिक ऊर्जा संग्रह करता है। कौन करता है? रासायनिक ऊर्जा संग्रह करता है। बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को संग्रह करता है। अच्छा, संधारित्र। तो कौन सा ऊर्जा संग्रह करता है? संधारित्र वायु से भी हम लोग ऊर्जा संचय करते हैं दोस्तों, ऊर्जा संग्रह करते हैं। उसको कंप्रेस्ड करके क्या करते हैं दोस्तों, उसमें ऊर्जा इतना दे देते हैं कि उससे हम लोग काम ले लेते हैं। कैसा काम लेते हैं? तो उससे हम लोग टायर में एयर फिल कर लेते हैं और भी कई प्रकार के काम कर लेते हैं, धूल कर निकालने का काम कर लेते हैं। तो ये भी प्रकार के संपीड़ित वायु से में भी ऊर्जा संचय करते हैं। अच्छा, स्प्रिंग को भी कंप्रेस कर दीजिएगा दोस्तों तो उसमें भी ऊर्जा संचय हो जाता है। स्प्रिंग को भी कंप्रेस कीजिएगा तो ऊर्जा संचय होता है। बैटरी में तो ऊर्जा संचय ही होता है। बैटरी तो इसीलिए बना है कि उसमें ऊर्जा को संचय करें। इसमें रासायनिक ऊर्जा हम लोग संचय करते हैं, उससे हम लोग क्या कर लेते हैं? रासायनिक ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करवाते हैं। अच्छा, संधारित्र। कैपेसिटर भी दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा संग्रह है। आपको कैपेसिटर लगा हुआ दिखेगा, कंडेंसर लगा हुआ दिखेगा, दिखेगा आपको इसमें फैन वगैरह में। तो ये चारों जो है दोस्तों, ये सभी जो है क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा संचय करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच के छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब कांच के छड़ को क्या करते हैं, जब उदासीन धातु गोले के धनात्मक रूप से आवेशित कांच के छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाता है तो गोला पर क्या होता है? तो गोला पर क्या होगा? गोला पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन गवाएगा। गोला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गवाएगा और क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। जैसे गोला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गवाएगा। गोला पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गवाएगा और क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन गवाता है दोस्तों वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। जो ग्रहण करता है वो क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। क्वेश्चन इसका और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज होता है। जो घड़ियों में जो इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज होता है दोस्तों क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? घड़ियों में जो इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज कैसा होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि वह ठोस आकृति जिसकी आधार व सिरों के अनुसार भिन्न भिन्न भुजाएं होती है। जो वह ठोस आकृति जिसके आधार व सिरों के अनुसार भिन्न भिन्न भुजाएं होती है क्या होता है? प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम, शंकु। कौन सा आकृति है? तो आकृति जो है दोस्तों क्या है? प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो आगे फेस क्या रहेगा? त्रिभुज रहेगा, लेकिन यहां वाला क्या रहेगा? चतुर्भुज रहेगा। तो भिन्न भिन्न आकृति कौन सा हो गया? तो प्रिज्म में। ऑप्शन इसका ए सही है। कौन सा? ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहने का मतलब है दोस्तों कि जो प्राइमरी बाइंडिंग होगा उसको नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होगा और सेकेंडरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? कम होगा। उसको क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन इसका बी सही है। बी जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? देखिए दोस्तों, कांच के फ्लास्क में भरा है
क्या है, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है, जैसे ही उसको गर्म करेंगे दोस्तों तो द्रव का एक्सपेंशन जो है फ्लास्क के एक्सपेंशन से ज्यादा हो जाता है। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने से क्या होता है, तो द्रव है उसका एक्सपेंशन ज्यादा हो जाता है और कांच का एक्सपेंशन कम होगा, तो क्या होगा, फ्लास्क में द्रव का तल तुरंत बढ़ना शुरू हो जाएगा। फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, उसके पास क्या हो जाएगा, फिर बढ़ना प्रारंभ करेगा। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, कह रहा है कि जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपने गति के अंत बिंदु से गुजरता है, जैसे देखिए एक डोरी से बना हुआ है एक पत्थर, इस सरल आवर्त गति कर रहा है, यहां जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां तक जा रहा है, ठीक है, यहां तक जा रहा है, मैक्सिमम बिंदु जा रहा है। तो कह रहा है कि कण अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है, अंत बिंदुओं से गुजरता है तो क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। क्यों शून्य हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे भी जो है ना, भी वो क्या होता है, 0 हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर कह रहा है कि त्वरण मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है ना दोस्तों, त्वरण वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है एक्सीलरेशन। अच्छा फिर क्या कहता है, वेग शून्य हो जाता है, वेग तो एकदम शून्य हो जाएगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जा रहा है। कह रहा तीनों तो एकदम उच्चतम बिंदु पर तीनों होगा दोस्तों, उच्चतम बिंदु पर क्या होगा, तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि उत्तोलक कितने प्रकार का होता है, तो आपको पता होगा दोस्तों, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, 3 प्रकार का होता है। अच्छा इसको हम पहचाने कैसे, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में दोस्तों फलक्रम बीच में होगा, क्या होगा, फलक्रम बीच में होगा, आगे लोड होगा, पीछे आप भार लगाइए, आयास लगाइएगा, फलक्रम क्या होगा, घूमे वाला क्या होगा, बीच में होगा, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। कहेंगे सर जैसे में कोची, तो जैसे में कैंची, जैसे में कोची कैंची। चलिए आगे देखिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, यहाँ पे दोस्तों लोड होगा, बीच में क्या होगा, लोड होगा। कहेंगे सर कि ये कहाँ देखेंगे, तो बीच में लोड कैसे होगा, जैसे नींबू निचोड़ने वाला मशीन, जो नींबू निचोड़ते हैं दोस्तों, नींबू को कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, तो लोड कहाँ रख दिए, बीच में, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अच्छा तृतीय श्रेणी में क्या होगा, तृतीय श्रेणी में दोस्तों यहाँ पे तृतीय श्रेणी में लोड होगा, जो तृतीय श्रेणी में हम लोग आयास होगा, क्या होगा, आयास, आयास यानी कि ई, तृतीय श्रेणी में क्या होगा, आयास। अच्छा आयास क्या होगा दोस्तों, कि हम तृतीय श्रेणी में क्या लगाएंगे, भार लगाएंगे, आयास लगाएंगे, तृतीय श्रेणी में हम अपना फोर्स लगाएंगे कहाँ पे, बीच में, कहाँ पे लगाएंगे, बीच में। अच्छा बीच में कहाँ पे, तो चिमटा, चिमटा जो है दोस्तों उसको कहाँ पकड़ते हैं, बीच में पकड़ते हैं, तो ये कौन सा तृतीय श्रेणी का हो गया, यानी कि 3 प्रकार का उत्तोलक होता है। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है, जब कोई कंटेनर में बर्फ रखा हो दोस्तों उसको पिघलेगा वो, तो उसका आयतन क्या होता है, तो कहेंगे सर आयतन उसका घटता है, क्या होता है, आयतन उसका घटता है। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है विशिष्ट चालकता का मात्रा क्या होता है, विशिष्ट चालकता का मात्रा क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। प्रतिरोधकता का मात्रा का आपको पता होगा क्या, ओम मीटर, क्या होता है प्रतिरोधकता का मात्रा, ओम मीटर। इसी को उल्टा कर दीजिए, पर ओम पर मीटर विशिष्ट चालकता हो जाएगा, वो ऑप्शन सी सही है। क्या हो जाएगा, पर ओम पर मीटर विशिष्ट चालकता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, कह रहा है कि 1500 वाट के हीटर 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा क्या होगा। देखिए दोस्तों आपके पास कितना वाट का हीटर है, तो कहेंगे सर कि 1500 वाट का हीटर है, तो कितना घंटा चला रहे हैं आप, 4 घंटा चला रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि 6000 घंटा जो है दोस्तों, 6000 वाट आवर आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। 6000 वाट आवर जब कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको पता है कि 6000 वाट आवर आप जब कंज्यूम कर रहे हैं, 6000 वाट आवर जब आप कंज्यूम करेंगे, 6000 वाट आवर कंज्यूम करेंगे दोस्तों, तो अगर जो आप किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, किलो वाट आवर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, यानी कि 6 किलो वाट आवर इतना ऊर्जा आप यूज कर रहे हैं। इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 6 यूनिट बोल देंगे। क्या 1 किलो वाट आवर का क्या बोलते हैं, 1 यूनिट, इसको 6 यूनिट बोल देंगे, यानी कि 6 यूनिट ऊर्जा को आप क्या कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है। आपको पता है दोस्तों, जो फ़ारेनहाइट होता है उसमें शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, कितना होता है शुद्ध जल का क्वथनांक, F-32 होता है। ये जो 32 है दोस्तों हिमांक है, क्या है, हिमांक है। अच्छा 212 जो है दोस्तों, 212 तक जाता है, ये क्या है, क्वथनांक है। यहाँ पे क्या होता है, 32 डिग्री पर पानी क्या होता है, जम जाता है, और 212 डिग्री पर पानी क्या होता है, वहां पे उबलने लगता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। कितना है फ़ारेनहाइट में, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, क्वथनांक है। तीसरा 14 देखिए, कह रहा है कि पारे के 2 बूंदों के संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है, इसका कारण क्या है। देखिए दोस्तों, पारा के 2 बूंद है, उसको संपर्क में लाने पर एक बड़ा बूंद बन जाता है,
इसका मेन कारण क्या है? तो क्या करता है दोस्तों, पारा का नेचर है, कोई भी लिक्विड का नेचर है कि न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। यानी कि क्या करता है कि जो सरफेस है, सरफेस एरिया क्या करता है, कम करना चाहता है, इसीलिए क्या हो जाता है, दोनों मिलकर के बड़ा बूंद बना लेता है। यानी कि ऑप्शन सी सही है, 14 का ऑप्शन सी सही है। चलो 15 देखिए, कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो क्या होता है, कम कर दिया, जबकि द्रव्यमान वही रहेगा, तो पृथ्वी के तल का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? पृथ्वी के तल का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा दोस्तों? तो 2% बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। यही चाल पे होता है दोस्तों कि अगर जो पृथ्वी के घूर्णन गति को 17 गुना कर दिया जाए तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान आप कहेंगे सर 0 हो जाएगा। ऑप्शन इसका 15 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, कह रहा है एक गैस समतापीय प्रसार है। समतापीय मतलब कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, समतापीय प्रसार है, गैस का समतापीय प्रसार है। तो गैस आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। तो गैस का आंतरिक ऊर्जा क्या रहेगा दोस्तों? अपरिवर्तित रहेगा। समतापीय प्रसार में क्या होता है कि आंतरिक ऊर्जा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि एक पिंड का अपेक्षित घनत्व 8 है, उसके 16 केजी द्रव्यमान है, तो टुकड़े का आयतन क्या होगा? देखिए दोस्तों, अपेक्षित घनत्व से हम लोग घनत्व में आते हैं, डेंसिटी में आते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, अपेक्षित घनत्व किसको बोलते हैं? अपेक्षित घनत्व बोलते हैं वस्तु का घनत्व। क्या बोलते हैं? वस्तु का घनत्व, घनत्व बटा क्या दोस्तों? जल का घनत्व। किसका? जल का घनत्व। अब कह रहा है दोस्तों केजी में, तो वस्तु का जो कितना है, अपेक्षित घनत्व 8 है, अपेक्षित घनत्व 8 है, तो वस्तु का घनत्व तो हमको पता नहीं है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? वस्तु का घनत्व के x मान लेते हैं। लेकिन जल का घनत्व हमको पता है दोस्तों, जल का घनत्व अगर जो केजी में कीजिएगा तो 1000 होगा। जल का घनत्व जो है हमको पता है, कितना पता है? जल का घनत्व हमको पता है कितना? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। केजी में है ना, तो केजी में रखिए 1000 केजी पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पे 1000 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए। अच्छा, अपेक्षित घनत्व जो वस्तु का घनत्व आ गया दोस्तों, वस्तु का घनत्व कितना आ गया? वस्तु का घनत्व आ गया 8 गुने 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान आपको दे रखा है, एम दे रखा है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है आयतन। आयतन कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए आयतन निकालेंगे हम लोग। वस्तु का घनत्व क्या होता है फॉर्मूला? तो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान हमको पता है, कितना पता है? द्रव्यमान पता है हमको 16 केजी। कितना केजी? 16 केजी। आयतन हमको पता नहीं है, तो आयतन को आयतन रहने दीजिए। हमको घनत्व पता है कितना? 8 गुने 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। इसको से इसको काटे क्या बार में? 2 बार में। 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया दोस्तों। तो यहाँ पे आयतन हो जाएगा, आयतन 1/2 इंटू 10⁻³, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा मीटर क्यूब। 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा बटा में, ऊपर ले जाएंगे दोस्तों 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। क्या होगा? 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन इसका, ऑप्शन इसका यहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। यानी कि 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। 10⁻³ मीटर क्यूब, ऑप्शन इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, तो उस स्थान के नति कोण क्या होगा? जब बराबर है दोस्तों, तो उस स्थान का जो नति कोण है वो 45 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। ऑप्शन इसका डी है सही। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है जब किसी पिंड को उसके उदासीन संतुलन की स्थिति को बाधित किया जाए, उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? जब उदासीन संतुलन को क्या करते हैं हम दोस्तों? बाधित करते हैं। जब उदासीन संतुलन उसको हम लोग बाधित करते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा उसका क्या होता है दोस्तों? स्थिर रहता है। क्या होता है? स्थिर रहता है, या वह स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, कह रहा है जब गर्म पानी के सोते या हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार ऊर्जा क्या कहलाता है? इस प्रकार ऊर्जा जो है उसको हम लोग तापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या? कौन सा? सॉरी, भू उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भू उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, कह रहा है कि एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी में जल के सतह के संपर्क में 5 सेकंड लेता है। कितना सेकंड लेता है? 5 सेकंड लेता है। तो पुल का ऊंचाई क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब हम स्वतः से छोड़ेंगे दोस्तों, स्वतः से छोड़ेंगे, जब मान के चलिए कि एक पुल है, पुल पर से हम किसी कण को स्वतः छोड़ रहे हैं,
यहाँ तक आने में जो ले रहा है वो टी बराबर कितना ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। कितना सेकंड ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के ऊंचाई क्या होगा। पहले तो दोस्तों हमको टी पता है और जी पता है। जी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, आपको दे रखा है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको भी निकालेंगे दोस्तों, भी निकालेंगे कि भी कितना होगा, भी कितना होगा इसका। तो भी बराबर क्या होता है दोस्तों, भी बराबर होता है यू प्लस जी टी। क्या होता है भी बराबर, यू प्लस जी टी। भी बराबर क्या होगा दोस्तों, यू प्लस जी टी, यू प्लस जी टी। भी बराबर क्या होगा, यू प्लस जी टी। भी का मान कैसे निकालेंगे, अच्छा यू क्या होगा, यू तो जीरो होगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी तो जीरो होगा, लेकिन हम फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं कि वहां तक पहुंचने में पहुंचेगा तो कितना वेलोसिटी हो जाएगा। तो भी बराबर यू प्लस जी टी। भी का मान कितना है हमको निकालना है, यू का मान क्या हो गया, यू का मान हो गया जीरो, जी का मान कितना है तो 9.8 और टी का मान कितना है तो 5। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 पचे 40, 9 पचे 45 और 4 कितना, 9 पचे 45, 45 और 4 कितना 49, 45 और 49, यानी कि 49 मीटर पर सेकंड जो है इसका चाल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चाल हो जाएगा। जैसे ही आपको भी पता हो गया दोस्तों, जी पता है, टी पता है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है भी स्क्वायर बराबर, भी स्क्वायर बराबर, भी स्क्वायर बराबर, सॉरी एस बराबर, एस बराबर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर। इससे भी निकल जाता है दोस्तों, इससे भी निकल जाता है। एक और फॉर्मूला है उसमें, तृतीय फॉर्मूला, भी स्क्वायर बराबर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 से भी निकलेगा। ए को हम लोग जी एस से भी निकलेगा, ऐसे निकलेगा। अब देखिए भी का मान तो हमको पता हो गया, भी का मान तो पता है कितना 49, तो 49 का स्क्वायर कर दीजिए, 49 का स्क्वायर कर दीजिए। यू का मान पता है 0, जी का मान हमको पता है 2 × 9.8, एस का मान हमको पता नहीं है, इसके मान निकाल देंगे। चलिए आगे देखिए, अगला इससे भी निकाल देंगे हमको। एस बराबर यू का मान तो हमको पता है कितना 0 है, टी का मान पता है कितना 5 है, इसको भी कर देंगे प्लस हाफ। जी का मान हमको पता है कितना दोस्तों, जी का मान 9.8, टी का मान पता है कितना हमको 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। इससे भी आपको निकल जाएगा, दोनों से निकल जाएगा। इसको काटिए, क्या बार में कट जाएगा 4 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या बार में कट जाएगा, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 4.9 में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25, 4.9 गुने 9 गुने 25। जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा ये भी हो जाएगा, इसको भी कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, इसका जो आंसर आएगा दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे आया कि नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है, 122.5 मीटर, 122.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है तो संभावित विभवांतर भी, और जो करंट को हम बढ़ाएंगे दोस्तों, तो करंट के बढ़ाएंगे तो क्या होगा, भी स्थिर रहेगा। भी बराबर क्या होता है आई आर, आई आर। तो भी को हम कांस्टेंट कर देंगे, करंट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अपरूपी कम हो जाएगा। क्या होगा, प्रतिरोध क्या होता है, कम होता रहता है। ऑप्शन इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग करते हैं। तो मानव शरीर का ऊर्जा हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं दोस्तों। ऑप्शन इसका सी सही है, कैलोरी में। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है निम्न में से बिलियन का, निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 24 का आता है दोस्तों कि बिलियन का वह गुण जो ताप पर निर्भर ही नहीं करता है, टेम्परेचर को बढ़ाइए या घटाइए कोई निर्भर नहीं कर रहा है, तो है दोस्तों मूललता। क्या है, मूललता एक ऐसा गुण है बिलियन का, उसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन डेंसिटी भी है दोस्तों, डेंसिटी को मतलब है। डेंसिटी में अगर जो टेम्परेचर को आप बढ़ाइएगा तो डेंसिटी कम जाएगा, टेम्परेचर को घटाइए तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका, मूललता एक ऐसा गुण है जो ताप पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा। पहले तो दोस्तों आपको समझना है कि दोनों किस में है, कहेंगे सर कि दोनों जो है श्रेणी में है। जब ये दोनों श्रेणी में है, ये दोनों एकदम डायरेक्टली जुट जाएगा, तो दोनों जुट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक कितना ओम का, 20 ओम का प्रतिरोध बना देगा। कितना ओम का, 20 ओम का प्रतिरोध बना देगा। कितना ओम का, 20 ओम का प्रतिरोध बना देगा ये। अच्छा ये दोनों किस में हो गया, ये दोनों कह देंगे सर ये समांतर में हो गया। तो यानी कि आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/10 + 1/20। एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया, 2 + 1 यानी कि 3, 3/20। आर इक्विवेलेंट बराबर होगा 20/3 ओम, 20/3 ओम। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि 10 kg भार की बाईसाइकिल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल का गतिज ऊर्जा क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। अच्छा 1/2 m कितना है तो 10 kg है। अच्छा चाल कितना है, भी कितना है तो 20 है, 20 मीटर स्क्वायर, 20 के स्क्वायर यानी कि
5 गुने 400, 5 गुने 400, 2000 जूल जो है से ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, कह रहा है कि संलग्न चित्र ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। तो पहले श्रेणी वाला को क्लियर कीजिए, पहले समांतर वाला क्लियर कीजिए। कैसे हो जाएगा, 2 और 2 समांतर वाला 1 ओम का हो जाएगा, और इधर है 2 ओम, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे श्रेणी में क्या हो जाएगा, श्रेणी में जैसे ही जोड़ेंगे तो 3 ओम हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों श्रेणी में क्या करते हैं हम लोग, श्रेणी R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, श्रेणी में कर देते हैं। लेकिन समांतर में क्या करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, कह रहा है किसी ट्रांसफार्मर को क्या संभव है। तो किसी ट्रांसफार्मर में दोस्तों क्या संभव है, तो भंवर धारा ट्रांसफार्मर में संभव है, दिष्ट धारा जो है ट्रांसफार्मर में संभव कभी नहीं है। ये क्या है दोस्तों, दिष्ट धारा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। डीसी करंट ट्रांसफार्मर में कभी संभव नहीं है। प्रतिवर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट संभव है, प्रेरित धारा ये भी संभव है, लेकिन ऑप्शन बी सही है, जो ये संभव नहीं है दिष्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि एक समतल प्लेट के तल के लंबवत ऊष्मा चालन की दर निर्भर करती है। एक समतल प्लेट के तल के लंबवत ऊष्मा चालन की, एक समतल प्लेट के तल के लंबवत ऊष्मा चालन की दर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है दोस्तों, किस पे निर्भर करती है, तो प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। हम पिछले सेट में देखे थे दोस्तों, प्लेट का क्षेत्रफल हम अगर जो बढ़ाएंगे तो उसका ऊष्मा चालन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी सही है, प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और किस पे निर्भर करता है, प्लेट के मोटाई पर निर्भर करता है। किस पे, प्लेट के मोटाई पर निर्भर करता है। और किस पे, प्लेट के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय परिकल्पना कीजिए कि 95 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कितना समय लगेगा 95 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस होने में। पहले दोस्तों आपको पता है इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, के निकालते हैं। पहले देखिए हायर टेम्परेचर कितना है, पहले वाला देखिए 10 80 से 40 हो रहा है, तो T2 माइनस T1 बटा क्या, टी समय कितना ले रहा है 80 से 40 होने में, इज इक्वल टू के इंटू T2 प्लस T1 बटा में क्या 2 और प्लस T0। T0 क्या है, परिवेश का तापमान कह दे या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कह दे, इसको रखना है। चलिए पहले हम लोग के का मान निकालेंगे। पहला मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 80, 80 माइनस 40 बटा में क्या, टी कितना समय ले रहा है, तो 10 मिनट ले रहा है। ठीक है 10 मिनट ले रहा है। के T2 कितना है 80, T1 कितना है 40 बटा में 2 कितना है 25। चलिए इसमें से घटाइए तो कितना हो जाएगा 40 बटा 10 बराबर के इंटू 120 हो जाएगा। 120 में 2 से भाग दे कितना 60 हो जाएगा, प्लस कितना 25। ठीक है इसको काटिएगा 4 हो जाएगा, 4 बराबर के इंटू 95 कितना हो जाएगा, सॉरी 85 होगा ना, 85 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा 85। यानी के बराबर दोस्तों आपको आ जाएगा, के बराबर कितना आ गया जल्दी बोलिए, के बराबर आपका आ गया दोस्तों, के बराबर कितना आ गया दोस्तों, के बराबर देखिए यहाँ क्या है प्लस है, माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस होता है दोस्तों, माइनस टी नोट, माइनस टी नोट माइनस, जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35, 35। के बराबर क्या हो गया, के बराबर 4/35, क्या हो गया 4/35। के का मान आपको आ गया आपके पास। अब यही के से आपको निकालना है, यही के से आपको सोल्व करना है। इसी फार्मूला पे रख के ऐसा ही फार्मूला इसी फार्मूला पे रखना है। T2 माइनस कितना है, T2 माइनस T1 बटा टी, के बराबर के इंटू T2 प्लस T1 के माइनस टी नोट। ठीक है अच्छा इसी पर रखें, कितना है मैक्सिमम कितना है 95, कितना होना है 55 होना है, कितना समय लगा ये हमको पता नहीं है। के का मान पता है हमको कितना 4/35 पता है ना, 4/35 कितना है 95, कितना 55 होना है बटा में 2 माइनस क्या 25। ठीक है अच्छा इसको सोल्व कीजिए, 95 से 55 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 95 से 55 जाएगा तो 40 बचेगा, कितना बचेगा सॉरी 95 से 55 जाएगा तो कितना बचेगा, 95 में से 55 जाएगा
95 से 55 जाएगा तो 5 जाएगा 50, 40 बचेगा। 40/30, 40/30 बराबर क्या, 4/35। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9×6 = 15, यानी कि 150 बटा क्या, 2 माइनस क्या, 25। इसे इसको सोल्व करेंगे तो 40/t बराबर 4/35। इसे इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। 75 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, कहेंगे सर 50 बचेगा। कितना बचेगा, 50 बचेगा। इसको काटिए क्या बार में, 10 बार में कट गया। 10 बार में कट गया तो t बराबर क्या हो जाएगा, 10×35/50 बराबर क्या, t। इसको 1 0 से 1 0 7, यानी कि 7 मिनट समय लगेगा दोस्तों। कितना हमारा, 7 मिनट। 7 मिनट समय लगेगा। ऑप्शन इसका बी सही है। थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप सेट मार रहे होंगे तो एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है इससे, इस मेथड पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। तो शुष्क सेल में ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित होता है। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। अच्छा, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, फोर्स बटा लेंथ होता है। पृष्ठ तनाव का क्षेत्र अति क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बटा लेंथ होता है, बल बटा लेंथ होता है। अच्छा, फोर्स का क्या होता है, mlt-2 होता है। क्या होता है, mlt-2। और लेंथ का क्या हो जाएगा दोस्तों, लेंथ का फिर क्या हो जाएगा, लेंथ का l हो जाएगा। तो हो जाएगा दोस्तों mt-2। ऑप्शन सी सही है। इस तनाव का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, mt-2। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा CAD का अर्थ क्या है। CAD का अर्थ क्या है, CAD का अर्थ क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। क्या है, CAD, कैड। कैड का अर्थ क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, कह रहा है इंटरनेट पर सूचना तक पहुंचाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट पर सूचना तक पहुंचाने के लिए वेब ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन इसका बी सही है। किसका प्रयोग किया जाता है, वेब ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से इसमें अच्छे वैद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होना चाहिए। तो अर्थ क्लैंप के लिए अच्छी पकड़ होना चाहिए। ऑप्शन इसका ए सही है, अर्थ क्लैंप के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार किस रेखा द्वारा दिया जाता है। तो ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार जो है दोस्तों, वो मार्जिन रेखा द्वारा किसके दिया जाता है, मार्जिन रेखा द्वारा दिया जाता है। मार्जिन रेखा द्वारा, जो मार्जिन रेखा है वो क्या देता है, ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार देता है। क्वेश्चन नंबर 37 से कह रहा है ड्राइंग शीट के विनिर्देशक A4×3 का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, A4×3 क्या होता है, उसका लेंथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसमें, लेंथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। A4 का डायमेंशन क्या होता है, 297 × 210 होता है। क्या होता है, 297 × 210 होता है। इसमें क्या कर देना है, इसमें 3 से गुना कर देना है। किसमें, ब्रेथ में, यानी कि 297 × 630। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर स्टॉक स्लाइड करता है उसे क्या कहते हैं। उसको हम लोग एबोनी एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एबोनी एज बोलते हैं। जो लेफ्ट साइड में होता है, क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है एबोनी एज। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र में कोण का पहचान कीजिए। कोण है दोस्तों, इसको हम लोग रिजिव कोण भी बोलते हैं, सरल पूरक कोण भी बोलते हैं, और समपूरक कोण भी बोलते हैं। इनमें से सब, यानी कि ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है उस त्रिभुज का नाम बताया जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है दोस्तों, उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के सामने वाली भुजा लंब डाल दिया जाए तो ये तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं। ये रेखाएं जिस बिंदु पर मिलता है उस रेखा को बोलते हैं, उस रेखा को बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं उसको, लंब केंद्र बोलते हैं। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, कह रहा है कि पतली रेखाएं कौन सी है। तो लीडर लाइन भी पतली रेखा है दोस्तों, विस्तार रेखा भी पतली रेखा है, आयाम रेखा भी पतली रेखा है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, कह रहा है केंद्र रेखा रूप से निम्नलिखित कौन सा रेखा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन इसका ए सही है। डॉटेड लाइन से हम लोग क्या करते हैं, केंद्र रेखा को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, कह रहा है कि कौन सा प्लेन चित्र हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में 6 भुजा होता है दोस्तों। ऑप्शन इसका सी सही है। ये क्या है, हेक्सागोनल है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागोनल में कहता है 6 सूत्र 6 को होता है, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन इसका बी सही है। बी सही है, 6 भुजा वाला हेक्सागोनल होता है, इनकी ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, कह रहा है कि किस समबाहुभुज के कोनों के बिंदुओं का केंद्र से मिला दे तो समबाहु त्रिभुज बनता है। तो षष्ठभुज जो है दोस्तों, उसके अगर जब मिला देंगे दोस्तों, सभी
षष्ठभुज के कोनों का मिला देंगे, देखिए षष्ठभुज है यहीं पे है, तो मिला देंगे तो क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि एंड गेट किसे संकेतित किया जाता है, एंड गेट जो है किसे संकेतित किया जाता है, एंड गेट जो है दोस्तों इससे संकेतित किया जाता है ऐसा चित्र से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है खुली परिपथ, खुली परिस्थितियों में सतह का तापमान मापन जहां वायुमंडलीय परिवर्तन तापमान में प्रभावित कर सकता है, जैसे उत्पन्न कर सकता है, क्या उत्पन्न कर सकता है दोस्तों, व्यक्तिकरण त्रुटि उत्पन्न कर सकता है, ऑप्शन इसका डी सही। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कह रहा है यदि घर्षण में ऊर्जा नष्ट ना हो तो पहिए एवं धुरी का यांत्रिक क्या होगा, तो पहिए एवं धुरी का यांत्रिक क्या होगा दोस्तों, यदि घर्षण में ऊर्जा नष्ट ना हो तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, इसका जो यांत्रिक लाभ जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन इसका धुरी। पहिए की त्रिज्या बटा क्या होगा, धुरी की त्रिज्या, क्या होगा यांत्रिक लाभ, पहिए की त्रिज्या बटा धुरी का त्रिज्या होगा। देखिए क्या होता है दोस्तों, पहिए का त्रिज्या, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, यांत्रिक लाभ बराबर होता है आयास दूरी बटा भार दूरी, क्या होता है आयास दूरी बटा भार दूरी, तो पहिया की त्रिज्या बटा धुरी का त्रिज्या 2πr बटा 2πr होगा दोस्तों, तो पाई 2π खत्म हो जाएगा, तो त्रिज्या बचेगा खाली, पहिया की त्रिज्या बटा धुरी का त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से होता है, तो कौन सा बीमारी होता है, मलेरिया होता है दोस्तों, मलेरिया होता है दोस्तों, कौन सा, मलेरिया बीमारी होता है किससे, रुके या इकट्ठे हुए पानी से। क्वेश्चन 50 देखिए, कह रहा है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल जो है तैयार किससे किया जाता है, बायोडीजल जो है वो किससे तैयार किया जाता है, जेट्रोफा से किया जाता है, जेट्रोफा के पौधा से बायोडीजल का तैयार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग इस सेट नंबर 12 भी देख लिए, सेट नंबर कौन सा था, तो सेट नंबर क्या है सर, 12 नंबर सेट था, कौन सा सेट था जल्दी बताइए, 12 नंबर सेट हम लोग देख लिए। मिलते हैं अगले सेट में 13 नंबर सेट में। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके शिक्षा दर्शन में वहां पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लास्ट तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।